हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पी ब्लॉक का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डाइनाइट्रोजन। कहता है सबसे पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, जो कि इंडस्ट्रियली कहता है नाइट्रोजन को हम लोग प्रिपरेशन जो करते हैं वो एयर से करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एयर में 78% नाइट्रोजन रहता है और ऑक्सीजन 21% रहता है। तो यही कारण है कि एयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन, यही दोनों, और उसमें भी 78% है कौन, नाइट्रोजन। तो कहता है कि इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो भी एयर है उसको प्यूरीफाई करके ड्राई कर लेते हैं ताकि मॉइस्ट निकल जाए। उसके बाद उसका लिक्विफिकेशन करते हैं, और लिक्विफिकेशन करने के बाद एक टर्म है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। यही चीज़ आपको याद रखना है कि लिक्विफाइड एयर का क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। एनसीईआरटी में बस यही लाइन लिखा हुआ है, ये क्लियर नहीं किया है। तो चलिए देखिए कि बनाते कैसे हैं। पहले हमने ड्राई किया एयर को, पहले डस्ट पार्टिकल हटाया यानी प्यूरिफिकेशन किया, मॉइस्ट उसमें से निकाल दोगे हीट करके यानी ड्राई कर लिया। अब टेम्परेचर घटा करके और प्रेशर को बढ़ा करके, ये तो फैक्टर होता है लिक्विफिकेशन के लिए, तो लिक्विड एयर मैंने बना लिया। अब लिक्विड एयर में चूँकि दो कंपोनेंट है, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो उसको हमको ले जाना होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। तो ये क्या है, अब याद करो। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस था, सेपरेशन किसी भी दो सब्सटेंस का, जब किसी को एक को बॉयल करो, बॉयल करने के बाद क्या हो, उसका वेपर बन जाए और वो वेपर बन के निकल जाए, और जैसे ही निकल जाता था तो दूसरे चैम्बर में चला जाता था और पहला सब्सटेंस वहाँ रह गया और दूसरा वेपराइज होकर के कहीं और निकल गया। तो ये जो सेपरेशन मेथड था इसको कहते थे सिंपली डिस्टिलेशन। यहाँ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब सुनो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कभी जब दो या दो से ज़्यादा, दो जनरली दो का मिक्सचर ले लो, तो दो अगर मान लो मिक्सचर है या दो से कोई भी ज़्यादा मिक्सचर है जिसमें डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का। किसका डिफरेंस होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो पहले क्या करेगा, लिक्विड से कहाँ जाएगा, गैस में, तो उसको वेपराइज करके दूसरे चैम्बर में ले जा करके सेपरेट कर लो। तो यही जो सेपरेशन मेथड है किसी भी दो लिक्विड का, जो बेस्ड होता है किस पे, डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर से सुनिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखो कैसे किया हमने। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 77.2, ऑक्सीजन का कितना है, 90। अब बताओ, जैसे मान लो हमने लिक्विड एयर बना लिया, वो 50 के पे है, फिर 50 केल्विन पे है, और अब इसको धीरे धीरे हीट करो। तो धीरे धीरे हीट करते हुए मान लो 77 आसपास में आ गया, तो इतना पे रोक के रखो, तो केवल क्या होगा, वहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन वहाँ जस का तस बना रहेगा। तो ऑक्सीजन लिक्विड में ही रह गया और नाइट्रोजन क्या हो, वेपर बना करके दूसरे चैम्बर में ले के चले जाओ। तो ये जो प्रोसेस है मेरा, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन वहीं रह जाएगा। तो ये दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एक बार फिर से सुन लो, ये एक वो तरीका है जिसमें किसी भी दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं, जो बेस्ड होता है डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब आते हैं इसके लेबोरेटरी। ये था आपका कॉमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन का। अब आते हैं लेबोरेटरी मेथड पे। तो लेबोरेटरी मेथड में करते क्या है, अमोनियम क्लोराइड को जब हम सोडियम नाइट्राइट, सोडियम ये नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट से इसके सॉल्यूशन को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ना नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अच्छा हाँ, सारे स्टूडेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इनऑर्गेनिक पढ़ते वक्त एकदम नोट्स बनाइए, तो अपने वर्ड्स में नोट्स बनाइए। देखिए ये और सब चैप्टर से डिफरेंट है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ याद रखने हैं, और ये जो इक्वेशन जो आपको मिलेगा, ये इक्वेशन हम लोग को इतना साल तक पढ़ते पढ़ाते याद है, बट आप लोग तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो आप लोग एक काम करोगे कि इक्वेशन को लिखोगे, और जिस दिन लिखोगे उसी दिन एक बार उसको फिर से एक कोशिश करो, 24 आवर के अंदर एक बार फिर से लिख के याद करो, फिर एक वीक के अंदर, फिर एक महीना में कम से कम एक बार उसको रिवाइज करो, तभी आपके दिमाग में रहेगा। चलिए तो नोट्स बनाइए और लिखिए। पहली बार में हम आपको पीडीएफ दे देंगे, बट अभी नोट्स बनाइए, काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए पहला मेथड क्या था, हमने अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को किस में रिएक्ट कराया, सोडियम नाइट्राइट से, तो मेरा क्या मिल गया, नाइट्रोजन गैस। दूसरा कहता है
कि हमको थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है किसका, अमोनियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का। तो अमोनियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का थर्मल डिकम्पोजिशन कराओ, यानी कि हीट कराओ ताकि ये टूट जाए, तो वहाँ से हमको नाइट्रोजन गैस मिलता है। और यहाँ एक कंपोनेंट देखो Cr2O3, तो ये Cr2O3 जो है ये जैसे ही इरप्ट करता है ये कलरफुल होता है, इसका जनरली कलर ग्रीनिश येलो होता है। तो ये जो कलर होता है इसका, यही कलर होने के कारण इसको यूज़ किया जाता है फायरवर्क्स में। जैसे दिवाली में जो आप अनार जलाते होगे तो उसमें थोड़ा सा अमोनियम डाइक्रोमेट इसलिए डाला जाता है ताकि वो जब जले तो वो जो कलरफुल देखते हो अनार में से जो कलरफुल जो फायर्स निकलते हैं, तो वही फायर्स यही रहता है Cr2O3। तो यही याद रखिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट कराए थे उसको जब जला रहे थे, किसको, अमोनियम डाइक्रोमेट को, तो ये तो बना था ही, उसके साथ क्या निकला था, नाइट्रोजन गैस निकला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पता नहीं आप कितना बार क्वेश्चन पूछा है, प्योर नाइट्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होता है। आपके एनसीईआरटी में भी बॉक्स में दे रखा है, बॉक्स में क्वेश्चन के भी फॉर्म में दे रखा है, तो इसे याद रखिएगा। प्योर नाइट्रोजन जो ऑब्टेन किया जाता है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम या नहीं तो बेरियम अजाइड, या दोनों को ले सकते हो, किसी को भी एक को ले लो। कहता है सोडियम अजाइड या बेरियम अजाइड। अब सुनो, अजाइड आयन किसे कहते हैं। तो अजाइड का मतलब होता है N पर 3 माइनस, N3 पर 1 माइनस, N3 पर 1 माइनस, ये चीज़ याद रखिएगा। और नाइट्राइड का मतलब होता है N पर 3 माइनस। ये दो चीज़ को आप लिख करके 2 बार इसको याद करोगे। अजाइड का मतलब N3 पर 1 माइनस और नाइट्राइड का मतलब N3 पर 1 माइनस, सॉरी N पर 3 माइनस नाइट्राइड आयन और N3 पर 1 माइनस अजाइड आयन। ये चीज़ बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए थोड़ा सा इसको दिमाग में रखोगे। नाइट्राइड मतलब N पर 3 माइनस और अजाइड आयन N3 पर 1 माइनस। अगर सोडियम अजाइड होता तो फार्मूला क्या हो जाता, Na3, क्योंकि यहाँ 1 माइनस और यहाँ 1 प्लस। वैसे ही वैलेंसी को बैलेंस करके यहाँ बेरियम अजाइड को लिखा गया है। अब बताओ, इसको सिंपली कहता है बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, बेरियम अलग हो गया और नाइट्रोजन गैस प्योर फॉर्म में आपका बिल्कुल अलग हो गया। तो ये जो प्योर फॉर्म में आपका नाइट्रोजन अलग हुआ, कैसे अलग हुआ, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड। अब आइए, अब कहता है इसके प्रॉपर्टीज़ में आइए। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और नॉन टॉक्सिक गैस होता है, मतलब इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है। इसका पानी में सॉलिडिटी कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो जनरल फीचर, ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन अब आया आपको, कहता है ये इनर्ट होता है कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। किस कारण से इनर्ट होता है, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के बीच कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे देखिए 941.4 किलो जूल पर मोल होता है। ये इतना इनर्ट होता है, यही कारण है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है। अब कहता है ये मेटल से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, नाइट्राइड। अभी अभी आप पढ़े थे, नाइट्राइड मतलब फिर से बोलो N पर 3 माइनस और अजाइड मतलब N3 पर 1 माइनस। ये चीज़ जितना बार रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। ये है मेरा अजाइड और ये है मेरा नाइट्राइड। तो ये कौन से देखो, लिथियम और मैग्नीशियम, शायद याद होगा डायगोनल रिलेशनशिप, यही दोनों शो किया था। और ये दोनों मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके ये क्या बना लेता था, नाइट्राइड, यानी एयर में ये ऑक्साइड भी बना सकता था और नाइट्राइड भी बना सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके यूजेस में आते हैं। देखो कहता है नाइट्रोजन का यूज़ होता है जिससे ढेर सारा बहुत सारा सब्सटेंसेस बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला सबसे ज़्यादा जो इसका प्रोडक्शन होता है, अमोनिया का प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। और केमिकल लाइक यहाँ पे केमिकल साइनामाइड का एक टर्म आपके एनसीईआरटी में यूज़ कर रखा है। ये क्या है पहले हम समझेंगे। देखिए साइनामाइड है क्या, साइनामाइड का फार्मूला होता है CN2। देखिए ये साइनाइड 2 बार नहीं है, ये CN केवल नाइट्रोजन 2 बार है। गौर से देखोगे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ देखो, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का हमको पता है वैलेंसी कितना होता है 2+। यहाँ देखो, यहाँ जो C है और ये गौर से देखो CN2 था, सॉरी थोड़ा सा इसको, ये यहाँ 2+, यहाँ पे N है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। अब एक बताओ, कार्बन की वैलेंसी पूरी है, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस। ये इस तरह से अरेंज रहता है कि इसका 1+ इसके 1 माइनस से बॉन्ड बना लिया, ये आयनिक बॉन्ड, इसका यहाँ 1 बॉन्ड बना लिया। ये अरेंजमेंट होता है कैल्शियम साइनामाइड का। तो देखो तो फार्मूला क्या मिल गया, CaCN
और N है कितना 2, तो ये है कैल्शियम साइनामाइड। एक बार लिख करके इस तरह से स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि नाइट्रोजन का यूज़ किस में करते हैं, टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर। उसके बाद कहता है लिक्विड नाइट्रोजन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहता है किस में यूज़ होता है, इन क्रायो प्रिजर्वेशन। देखो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब समझोगे, क्रायो मतलब होता है लो टेम्परेचर, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम प्रिजर्व करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। क्यों, तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर याद रखिएगा -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखिएगा -196 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का। इसीलिए जितना भी देखते हो ट्रांसप्लांट वगैरह होता है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर इतना कम होता है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है या सीज कर देता है। ये टेम्परेचर याद रखिएगा, टिश्यू कल्चर वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अमोनिया, इसके कंपाउंड में हम आ गए। अमोनिया में सबसे पहले इसका प्रिपरेशन आपको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले कहता है बाय डीके ऑफ यूरिया, पहला है बाय डीके ऑफ यूरिया, या किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो डीके होता है उससे मेरा बनता है कौन, अमोनिया। देखो ये जो डीकेइंग होता है ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे ही यूरिया का डिस्चार्ज होता है वो पानी के कांटेक्ट में आता है और एयर में रहना चाहिए, यहाँ पे एयर होना चाहिए। तो एयर के प्रेजेंस में ये वाटर और बैक्टीरियल डिग्रेडेशन के थ्रू ये अमोनिया टूट जाता, ये यूरिया टूट जाता है आपका किस में, अमोनिया में। इसका जनरल एक एग्जांपल समझो, जैसे यूरिन, जैसे मैमेलियन यूरिन जो है, इसमें हमको पता है कि मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, हमारा प्रोटीन टूटता है। प्रोटीन टूटने के बाद वो यूरिया के फॉर्म में वो डिस्चार्ज होता है। तो यूरिया और पानी ये तो हमारा डिस्चार्ज हुआ, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर के कांटेक्ट में आने के कारण वो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है, अमोनियम कार्बोनेट बना, अमोनियम कार्बोनेट से क्या बन गया, आपका अमोनिया। तो ये जो अमोनिया बनता है, कहोगे सर कैसे ये पता चला, तो देखो यूरिन तो वो भी तो एक तरह का सॉल्यूशन है, लेकिन जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो आप देखते हो स्मेल करता है। वो स्मेल किसी चीज़ का नहीं रहता है, वही यूरिया डिग्रेड करके क्या बनाता है, अमोनिया। और अमोनिया गैसेस फॉर्म में हो चुकी वहाँ पे डिस्चार्ज होता है, इसीलिए वो उसका स्मेल आता है। तो ये चीज़ एकदम दिमाग में रखिए, यूरिया का जो डिकेइंग है, दिस इज़ नॉट डिकम्पोजिशन, दिस इज डिके, मतलब ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है, एयर में वो डिके करता है और टूट करके आपका यूरिया जो है वो क्या देता है, अमोनिया देता है। क्लियर है, एक बार फार्मूला को, एक बार आप इक्वेशन को लिखिए एकदम याद हो जाएगा। यूरिया का फार्मूला भी बहुत ज़रूरी है और अमोनिया तो खैर सबको याद ही रहता है, दिस इज अमोनियम कार्बोनेट। अब आइए, कहता है बाय डिकम्पोजिशन अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट का हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं व्हेन ट्रीटेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्मॉल स्केल पे इसका प्रोडक्शन होता है इस मेथड से। देखिए जैसे अमोनियम साल्ट में मैंने क्या लिया, NH4Cl, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से NH4 होल ट्वाइस यानी अमोनियम सल्फेट, इसको NaOH से, मतलब किसी भी बेस को, इन दोनों को किसी भी इन दोनों बेस से में से ट्रीट करा दो, आपका क्या बन गया, अमोनिया। कुछ नहीं करना है आपको, एक बार इक्वेशन लिखिएगा वो दिमाग में आ जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा। सिंपल सा देखो, यहाँ देखो रिएक्शन लिखोगे तो साफ दिख रही है, कैल्शियम इस क्लोरीन के साथ निकल गया, यहाँ से H2O निकाल दो, बचेगा क्या, अमोनिया। यहाँ देख लो सोडियम के साथ को निकल जाएगा सल्फेट, फिर H2O निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, अमोनिया। तो एक दो बार इक्वेशन लिखोगे वो दिमाग में आपका सेट कर जाएगा कैसे क्या होता है। चलिए अब आते हैं हम लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है वो होता है हेबर्स प्रोसेस से। हेबर्स प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपका, ये तीन जगह ये आपको ये चीज़ पढ़ना है, हेबर्स प्रोसेस। सबसे पहले इक्वेशन याद रखिए, N2 + 3H2 से क्या बना, 2NH3। यहाँ देखो, यहाँ 3 मोल, यहाँ 1 मोल, टोटल कितना हो गया, 4 मोल। यहाँ कितना बन रहा है, 2 मोल, यानी यहाँ मोल कम है और यहाँ मोल ज़्यादा है। इसका यूज़ जस्ट अभी आएगा। कहता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और ये होता है आयरन और मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में। यहाँ आयरन और मॉलिब्डेनम रखे हुए हैं और यहाँ डेल्टा H का रिएक्शन, डेल्टा H का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव। अब इन सारे का मतलब आप समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस से क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस में हम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे, बाय रिएक्टिंग N2 एंड H2। इक्वेशन आप लिख सकते हो, N2 + 3H2 से क्या बना, 2NH3।
यहाँ पे अब देखो ये आयरन मोलिब्डेनम, आयरन एक्ट एज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एक्ट एज प्रोमोटर, मोलिब्डेनम एक्ट एज प्रोमोटर। चलो यहाँ पे हमने एक ट्रिक लिख रखा है, इसको आपको याद रखना है। कैसे याद होगा, यहाँ पे ट्रिक मैंने लिख दिया फर्स्ट क्लास एमपी। देखो एफ मतलब आयरन, सी मतलब कैटलिस्ट, एफ सी फर्स्ट क्लास एमपी, एम यानी मोलिब्डेनम, पी से मतलब प्रोमोटर। देखो एक दो बार आप लिख के याद करो, आपको समझ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्लास यानी एफ से क्या है मेरा आयरन, सी से क्या है मेरा कैटलिस्ट यानी आयरन मेरा कैटलिस्ट है, और एम मतलब मोलिब्डेनम और पी मतलब प्रोमोटर, मोलिब्डेनम मेरा क्या है प्रोमोटर है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, आज के बाद कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बहुत बार पूछता है कि आयरन कौन है और मोलिब्डेनम क्या काम कर रहा है। अब आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि इसका कंडीशन बताओ। कंडीशन मतलब ये टेम्परेचर और प्रेशर। तो देखो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, इधर कितना मोल है 4, इधर कितना मोल है 2। अब एक बात होता है, इधर 4 मोल है, इधर 2 मोल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ले चैटरल प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या ले चैटरल प्रिंसिपल कहता है कि प्रेशर बढ़ाने पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन उधर शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है कम, तो इधर 2 मोल्स है तो इधर की ओर शिफ्ट करेगा प्रेशर बढ़ाने से। तो यानी यहाँ पे क्या रखना है हमको, हाई प्रेशर। प्रेशर देखो तकरीबन कितना होता है 200 एटीएम के आसपास रखे हुए हैं। चलो ये चीज़ क्लियर है, उधर प्रेशर बढ़ाने से उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो नंबर ऑफ मोल्स कम है प्रोडक्ट में, यानी अमोनिया तब ज़्यादा बनेगा जब हाई प्रेशर होगा। प्रेशर कितना है 200 एटीएम। अब दूसरा चीज़ देखो, ये रिएक्शन कैसा है एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक है, दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहना चाहिए कम। टेम्परेचर देखो तो हमने कितना रख रखा है 700, तो सर 700 केल्विन है और आप कह रहे हैं टेम्परेचर कम है। हाँ इंडस्ट्री में देखो, इंडस्ट्री में 700 केल्विन मतलब कितना, तकरीबन 427 डिग्री सेल्सियस, यानी 425 के आसपास है। यानी 400 450 का टेम्परेचर कोई बड़ा टेम्परेचर नहीं होता। इंडस्ट्री में हाई टेम्परेचर का मतलब होता है मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, ये होता है हाई टेम्परेचर। यानी उसके रिस्पेक्ट में ये लो है। कहोगे सर तो भी इतना क्यों, इतना इसलिए लेते हैं कि इसकी एक्टिवेशन के लिए ज़रूरत है। यहाँ आप अभी कुछ देर पहले पढ़े थे नाइट्रोजन कैसा था ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको तोड़ने के लिए कुछ तो टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो है 700। वो कितना है 700, लेकिन ये टेम्परेचर कैसा है लो। क्यों लो, क्योंकि बस आप इतने ही लिखना, अगर कहीं पूछता है तो ड्यू टू दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तो अब प्रेशर क्या होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 4 मोल है यहाँ 2 मोल है, तो इसको कंप्रेस करेंगे तब तो 2 बनेगा। यानी ये आगे की ओर प्रोसीड करता है अकॉर्डिंग टू ले चैटरल प्रिंसिपल। कब, जब ज़्यादा नंबर ऑफ मोल से कम में जाना होगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए ज़्यादा। ये दोनों कंडीशन शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। कहता है अमोनिया जो होता है हाईली सॉल्युबल कहाँ होता है पानी में, क्यों, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब जब ये पानी में जाएगा तो कहता है ये वीकली बेसिक होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस। यानी गौर से देखो अमोनिया को जब हम पानी में डालें तो NH4 प्लस और OH माइनस, यानी NH4OH बनेगा। तो जब NH4OH बना तो कहता है इसको हम अगर हम एसिड से रिएक्ट करा दें तो ये अमोनियम साल्ट बना सकता है, जैसे कौन NH4Cl और अमोनियम सल्फेट बना सकता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगा। चलिए देखते हैं इसके रिएक्शन को, जो 2 एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एनसीईआरटी वाले रिएक्शन कभी नहीं छोड़िएगा, उसको बार बार आप एकदम बुक को आप सामने रखो, एनसीईआरटी बुक को सामने रखो, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ काइंडली कोशिश करो 1-2 बार सुनने की, और कोशिश करो नोट्स बनाने की। इस तरह से नोट्स बना लो, और देखो एक एक रिएक्शन मैंने उसका उठा लिया है, एक भी रिएक्शन मैंने छोड़ा नहीं है। इतना कर जाओ, मोर देन सफिशिएंट। देखो किसी से भी आप बात करोगे पूछोगे तो यही बात बताएंगे कि सर मतलब किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आपका IIT JEE क्यों ना हो, एडवांस का थोड़ा सा लेवल ऊपर जाता है, बट JEE मेन और नेट में तो खैर 100% इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से बाहर मत जाना। अगर कोई कहता है तो दैट इज़ द वो टाइम की आपकी बर्बादी है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी पे ही फोकस करो, और हम आपका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को ऑपरेशन करके पढ़ा रहे हैं। तो वो एनसीईआरटी सब लोग को समझ में नहीं आता, और आप लोग तो खैर स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे या सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो, तो काइंडली इसके थ्रू जाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और दूसरे का भी बेनिफिट कराइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला था कि ये NH4OH आपका क्या बन गया था बेस,
इस बेस को हमने किसी मेटल साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करा दिया। मेटल साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया तो ये देखो, तो अमोनिया जो था ये अमोनिया का साल्ट बन गया। यही तो वहाँ पे था कि अमोनियम साल्ट बनता है। अब याद रखना है कि जब जिंक सल्फेट से हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो जिंक का हाइड्रोक्साइड बनता है जो कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट। तो ये याद रखिएगा, पता नहीं ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में कहाँ क्वेश्चन पूछ दे, जिंक हाइड्रोक्साइड कैसे बना। जब हम जिंक सल्फेट को किससे रिएक्ट कराए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो वाइट प्रेसिपिटेट किसका मिला, जिंक हाइड्रोक्साइड का। सेम वैसे ही आयरन क्लोराइड को जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो आयरन का ऑक्साइड मिलता है जो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। ये कैसा होता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। अगर ये नहीं समझते तो ऐसे समझो, जैसे आपने कोरोजन देखा, जंग लगा हुआ देखा है लोहा में, वही ये है। और यहाँ पे हम क्या बन गया, अमोनियम साल्ट। बोलो कैसे बना, अमोनियम क्लोराइड को हमने किससे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आयरन क्लोराइड से हमने रिएक्ट कराया, क्या बन गया, हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड Fe2O3। ये कैसा कलर है, ब्राउन प्रेसिपिटेट है। सॉरी, ये वही है जो आप रस्ट के फॉर्म में देखते हो। और क्या बन गया मेरा, अमोनियम साल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एक प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। आपको पता है अमोनिया में चूँकि नाइट्रोजन सेंट्रल बॉन्ड है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, हमको पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसको कैसे लिखते हैं, 2 और 5। तो यहाँ बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। 5 में से गौर से देखो, ये 3 कहाँ चला गया, बॉन्ड में, ये 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 2 यहाँ पे रहेगा, वो किसको फॉर्म में, लोन पेयर के फॉर्म में। तो अगर किसी भी स्पीसीज पे लोन पेयर है तो अगर वो लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, लेविस बेस। इसलिए कहता है अमोनिया बिहेव्स एज लेविस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। और यही कारण है कि जब हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जस्ट अब पढ़ाएंगे टोटल का टोटल हम आपको पढ़ाएंगे। और एक चीज़ हो, जैसे हमने देखा है लोग अपलोड करते हैं, हम आपको टोटल का टोटल केमिस्ट्री अपलोड करेंगे। और धीरे धीरे क्वेश्चन का भी लेवल जो हम बाद में कराते हैं, पहले एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन बैंक से कुछ एक क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं कोशिश करूँगा इसको जेई एडवांस तक मैं ले जाऊँ। नीट का तो खैर इसी में कवर हो जाएगा, जेई नीट तो ऐसे ही कवर हो जाता है, और इसको मैं जेई एडवांस तक भी डालूंगा। तो आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन सेक्शन में बने रहिएगा, जो कि इसके लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में मैं डालूंगा। और क्वेश्चन हमेशा अपडेट होते रहेगा। और मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री कहता है ना, यूट्यूब पे मैं पूरा पढ़ा के डाल दूंगा। ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप पढ़ते रहो और लगे रहो। पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी को इससे बेनिफिट मिले, सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए सब लोग के साथ। ओके, लो बेट। अब कहता है, हमने क्या बोला आपको कि नाइट्रोजन के पास चूंकि एक लोन पेयर था, लोन पेयर डोनर क्या बना, लेविस बेस। यही कारण है कि नाइट्रोजन अगर लोन पेयर अपना अगर डोनेट करेगा तो डोनेट करके करता क्या, ये बॉन्ड बना लेता है मेटल के साथ। कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी एक पार्टिकुलर मेटल को ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो अगर वो कॉम्प्लेक्स का एक पार्टिकुलर कलर भी हो सकता है। यही कलर के कारण अमोनिया को यूज़ करते हैं, चूँकि ये बॉन्ड बना रहा था, बॉन्ड बना के उसका एक कंपाउंड बना दिया, इसलिए अमोनिया को यूज़ करते हैं इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन, जैसे कौन, कॉपर और सिल्वर। तो उसका डिटेक्शन बहुत जगह यूज़ होता है, बट ये दोनों आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, कॉपर 2+ और Ag+ का। देखिए क्या होता है, जैसे देखो, जैसे मान लो कोई आपको सॉल्यूशन दिया है, उसमें अगर कॉपर है, ये हमको नहीं पता, लेकिन देखो इतना लोग, जो लोग केमिस्ट्री का काम करते हैं, तो उनको जैसे ब्लू सॉल्यूशन दिखाई दिया तो पहले दिमाग में आता है इसमें कॉपर होगा। तो करो क्या कि उसमें अमोनिया का सॉल्यूशन डालो, अगर वो डीप ब्लू हो गया, इसका मतलब वहाँ पे क्या बना है, CuNH3 का होल 4। तो यानी कि वो डीप ब्लू बना, यानी वो अमोनियम, यहाँ जो अमोनिया का जो कॉपर है उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लिया, और ये कॉम्प्लेक्स जो बना ये डीप ब्लू का है, यानी ये प्रूफ करता है कि वहाँ पे सॉल्यूशन में कौन था, कॉपर 2+ आयन। ऐसे ही देखो, अगर मान लो किसी सॉल्यूशन में कलरलेस है, तो पहले तो पता नहीं चलता है, तो उसको ढेर सारा प्रोसेस है, उससे इसको चेक करते हैं। तो मान लो उस वहाँ पे सबसे पहले क्लोरीन डाला, तो क्लोरीन का एक सॉल्यूशन डालोगे तो अगर वाइट PPT बना, तो वाइट PPT अब बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत कुछ में क्या होगा, तो कहता है कि अगर वाइट PPT में अमोनिया डालो, अगर वो फिर से कलरलेस कंपाउंड बना दे वहाँ पे वो, और वो एक्वा सॉल्यूशन में चला जाए, मतलब ये प्रेसिपिटेशन हट जाए, इसका मतलब वो क्या है, ये सिल्वर का वो कंपाउंड होगा, Ag NH3 का
होल ट्वाइस AgNH3 का होल ट्वाइस, ये सिल्वर का कंपाउंड होगा। तो सिल्वर का कंपाउंड होगा, कहने का मतलब क्या हुआ, फिर से समझिएगा कि सिल्वर पहले कैसा था, कलरलेस, इसको मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना, वाइट पेपिटी किसका, AgCl का। अब जब उसमें अमोनिया डालोगे तो अमोनिया डालने से ये कलरलेस अगर सॉल्यूशन बना दिया, तो कलरलेस सॉल्यूशन बना दिया, यानी कि वो जो शुरू का जो सॉल्यूशन था उसमें कौन था, Ag+ आयन, डीप ब्लू बना था अमोनिया के साथ, तो कौन था मेरा ब्लू सॉल्यूशन में कौन था, कॉपर 2+। तो ये यही दो रिएक्शन आपको दे रखा है, तो इसको ढंग से कीजिए, क्योंकि देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में यही सब क्वेश्चन आपको भरा पड़ा मिलेगा। आइए नेक्स्ट आते हैं। अब आता है यूज़ ऑफ NH3। देखिए अमोनिया का सबसे ज़्यादा, जैसे आप देखते होंगे कि फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, तो फर्टिलाइजर्स में रहता क्या है, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया के प्रोडक्शन, मतलब यूरिया, इसमें यूज़ होता है कौन, NH3, इसके एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र बनाने में अमोनिया का यूज़ होता है। अमोनिया, लिक्विड अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के भी तरफ से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ एक यूजेस है जिसमें ये चीज़ फर्टिलाइज़र वाला चीज़ को पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में आते हैं। देखिएगा यहाँ, देखिए एनसीईआरटी में ये एक टेबल बस बना हुआ है, हमने कोशिश किया है कि उस टेबल को तोड़ करके इस तरह से मैंने बना दिया है, और कोशिश किया है आपको समझाने का जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलो समझिएगा, ये नाइट्रोजन पहला डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यानी N2O, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। N2O को हम नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, और यही है आपका लाफिंग गैस। गौर से देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, तो ऐसे ही +1 +2 से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से सीक्वेंस है आपके एनसीईआरटी में, वो टेबल को सामने रखिए और इसको आप ढंग से समझिएगा। देखो ये बनता कैसे, हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दें। देखो ये सब जब हीट होता है तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ है जो कि अगर आप ढंग से अगर इक्वेशन लिखना सीख जाओ, कि समझ के लिखना सीख जाओ, तो एकदम याद हो जाता है। एक काम करो, इतना हीट कर रहे हैं कि यहाँ से सारा पानी निकल जाए, तो पानी कितना निकलेगा, 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितना निकल सकता है, 2H2O, तो 2H2O निकाल दो, तो बचा क्या, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन यानी N2, और यहाँ से 1 ऑक्सीजन बच गया यानी N2O। क्लियर है, इतना हीट किए कि सारा पानी यहाँ से निकल गया। पानी कितना निकलेगा, सिंपल दिख रहा है कि यहाँ से 2H2O निकलेगा, और 2H2O निकला तो बचा क्या यहाँ पे N2O। ये N2O एक न्यूट्रल गैस होता है, और कैसा होता है, कलरलेस। इस N2O का स्ट्रक्चर देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने बना रखा है, यही आपके एनसीईआरटी में बना रखा है। तो देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ रेजोनेंस का सिंबल है, मैं समझा दूँ थोड़ा सा आपको। चलो यहाँ देखो जैसे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे नाइट्रोजन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ये इसको लोन पेयर से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नाइट्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये अगर लोन पेयर दिया है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। अब एक बात बताओ, ये माइनस और ये पाई, इसका माइनस और इसका पाई क्या है, कंजुगेट पोजीशन पे, तो ये जब देगा तो ये यहाँ दे देगा। बताओ दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, N, इस पर कैसा चार्ज होगा, माइनस, यहाँ बचा 2 पाई N, यहाँ प्लस 10 का 10 है, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बन गया O। अब गौर से देखो, यहाँ चूँकि माइनस और यहाँ प्लस है, इसीलिए आपको वहाँ न्यूट्रल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो यही है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कुछ नहीं, जो मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ा रखा है उसमें गौर से देखोगे, यहाँ पे कौन सा हुआ, अनायन पाई कंजुगेशन। क्लियर है, चलिए वापस आते हैं। तो इसके कुछ कहीं ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेगा कि कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि ये दोनों कैसा स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसे बना था, अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, N2O। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO। गौर से देखो, NO अगर मोनोऑक्साइड है तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 2+, इस नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है, 2+। यानी सोडियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्राइट को, NO2 है, सोडियम नाइट्राइट को जब हम
आयरन सल्फेट के साथ एसिडिक कंडीशन में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से क्या मिल गया, ये आयरन +2 से गौर से देखो यहाँ पे +3 में, यहाँ था फेरस सल्फेट, ये क्या बन गया फेरिक सल्फेट, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट निकल गया, पानी निकल गया और क्या बन गया मेरा NO। तो ऐसे याद रखना, सोडियम नाइट्राइट को जब हम फेरस सल्फेट के साथ एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है NO। एक बार लिखो, 2 बार कम से कम सुनो, सोडियम नाइट्राइट को फेरस सल्फेट के साथ एसिडिक कंडीशन में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये फेरस सल्फेट कहाँ चला गया, फेरिक सल्फेट में, मेरा क्या बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और उसके साथ क्या निकला NO। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड यानी N3O। तो ये कुछ नहीं है, आपका जैसे N2O बन गया था, N2O को डाइमेराइज कराओगे तो क्या बनेगा N2O4 और NO भी ऊपर में बना था और NO को मिला करके इन सबको मिक्स कर दो, मतलब N2O 2 मोल और NO 2 मोल मिलाओगे तो क्या बन जाएगा 2 मोल कौन N2O3 यानी नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन कितना है +3। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि NO जो हमने बनाया था, N2O जो हमने बनाया था, वो वहाँ पे क्या किया था, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया था। यहाँ पे देखो हेवी मेटल नाइट्रेट, यही याद रखना है, हेवी मेटल नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और NO2 गैस बनता है और NO2 का कलर कैसा होता है ब्राउन। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था थोड़ा सा मुझे याद हल्का हल्का याद आ रहा है अभी कि हेवी मेटल नाइट्रेट है और उसे हमने हीट किया तो एक ब्राउन गैस बना, फिर उसका कुछ रिएक्शन था आगे तो वो ब्राउन गैस, देखो हेवी मेटल नाइट्रेट और ब्राउन गैस कलर का गैस बना, तो ब्राउन कलर का गैस बना यानी वो गैस कौन रहा होगा NO2। तो यही सब देखो छोटा छोटा चीज़ पढ़ते वक्त अगर दिमाग में रखोगे तो बहुत आगे चल के बेनिफिट होगा। हेवी मेटल नाइट्रेट जैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, लेड हेवी मेटल है, उसको जब हम हीट कराते हैं तो NO2 कैसा कलर का है ब्राउन कलर का है और मेटल का कहाँ चला जाता है ऑक्साइड में। चलिए नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अभी आपको मैंने बताया कि NO2 को डाइमेराइज करो, डाइमेराइज करोगे तो क्या बन जाएगा N2O4, दिस इज द डाइमर ऑफ NO2। ये कलरलेस सॉलिड होता है जो अनस्टेबल होता है, थोड़ा सा हीट करोगे तो वापस हो जाएगा NO2 में और कूल करोगे तो कहाँ चला जाएगा N2O4 में। नेक्स्ट है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब कहता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है यानी N2O5, यानी कि यहाँ पे गौर से देखो चार्ज कितना होगा +5। दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। देखो आपको ऑर्गेनिक जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे P4O10 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, मतलब पानी निकाल देने वाला। इसको हम HNO3 से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो HNO3 से ये क्या करेगा वाटर विड्रॉ कर लेगा। देखो कैसे, पहले आप ये नीचे वाला जो ये रिएक्शन आपके NCERT में, ये मैंने अपने तरफ से आपको लिखा है ताकि ये याद हो सके। देखो क्या है HNO3 में से आप कितना मैक्सिमम वाटर कितना विड्रॉ कर सकते हो, 4 हाइड्रोजन है यानी कि 2H2, ठीक है। तो 2H2 आपने विड्रॉ कर लिया तो देखो तो नाइट्रोजन कितना बचा 4 यानी N4 पहले लिखो, ऐसे लिख सकते हो N2 4 नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना था टोटल था 12, H2O हमने निकाल दिया, कितना H2O 2H2 यानी 2 ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये कितना बचा 10 यानी कि 2N2O5 बचा। यानी क्या हुआ HNO3 4 मोल लिए थे, उसमें से हमने जितना पानी हो सका सब का सब निकाल दिए, मेरा क्या बना N2O5। यानी N2O5 क्या है सूखा हुआ किसका इस नाइट्रिक एसिड का। सो दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 यानी सूखा हुआ किसका नाइट्रिक एसिड का। हमने इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट से ट्रीट कर दिया, यहाँ से पानी निकल गया और वो क्या बन गया N2O5। अब चूंकि P4O10 है और H2O2 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है HPO3। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या बना मेरा एनहाइड्राइड HNO3 का कौन बना N2O5। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखोगे N2O4 का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो होता क्या है
कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था NO2 को जब हम डाइमराइज करते तो N2O4 बनता था। गौर से देखो, नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 और 5। कैसे लिखते हैं? 2 और 5। तो बाहर में इलेक्ट्रॉन है कितना? 5। अब यहाँ देखोगे 5 में से 2 तो यहाँ चला गया, 2 तो यहाँ चला गया बॉन्ड में, ये 2 इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिए होते हैं, 2 2 4, एक बच गया जो यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा। देखो तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है N2O के पास, तो ये अनस्टेबल होता है। तो यही अनस्टेबल होने के कारण ऐसा 2 NO2, एक NO2 इधर से, एक NO2 इधर से। गौर से देखोगे इस दोनों NO2 के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन था, इसका इधर से, इसका इधर से। ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ पे क्या बना लिया? बॉन्ड। गौर से देखोगे इसका इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर है, ये दोनों मिलकर क्या किए? एक बॉन्ड बना लिया। अब जब ये बॉन्ड बना लिया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब अवेलेबल नहीं है, तो ये कैसा हो गया? स्टेबल विथ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले कैसा था? ऑड नंबर, अब कैसा हो गया? इवन। तो यही पूछा हुआ है कि NO2 और N2O4 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ऑफकोर्स N2O4 ज़्यादा स्टेबल हुआ किससे? NO2 से। आप एक्सप्लेनेशन भी समझ गए। यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरा चीज़ पूछा था कि मैक्सिमम कोवैलेंसी, मतलब कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन N2O4 में कितना है? गौर से देखोगे एक्चुअली में ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी एक वैलेंसी यहाँ पे, ये एक वैलेंसी इधर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देने वाले पे क्या लिखते हैं? प्लस, और लेने वाले पे क्या लिखते हैं? माइनस। यहाँ देखो ये क्या है? ये डबल बॉन्ड, यानी यहाँ 2 और 1 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 और 2 4, यानी कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन N2O4 में कितना है? 4। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड। तब तक के लिए इतना ही, और आप लोग से रिक्वेस्ट है एकदम हमारे साथ बने रहिए, और समझ में आता है तो काइंडली एकदम कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि हाँ सर अच्छे से समझ में आया। क्योंकि देखो यूट्यूब पे बाढ़ सा आ गया है अभी वीडियोस बनाने का, बट हमें पता है कौन कितना बताते हैं और किस तरह से बताते हैं। हमें ये मेथड, ये जो नोट्स वाला जो मेथड, ये जो बना करके मैं इस तरह से आपको पढ़ाता हूँ, मुझे बेहतर लगा तो मैंने उसी तरीका को अपनाया है। बोर्ड पे चूँकि अभी वो क्लासरूम का कंसेप्ट है, तो क्लासरूम में मैं अभी जा नहीं सकता, लॉकडाउन का केस है। जब जाऊंगा तो वो भी मेथड से मैं कुछ एक डालूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन स्टडी के लिए ये भी मेथड बहुत ही कारगर मेथड है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम लोग को फॉरवर्ड कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग को बेनिफिट हो सके, और काइंडली अगर नए लोग हैं तो एकदम सब्सक्राइब कीजिए, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।